और खबर तफसील से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पीओके से मुताल्लिक बयान पर जीओसी उपेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि फौज हुकूमत के ताबे है। फौज को हुकूमत जो हुक्म देगी फौज उस पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन है और सिविल इंतजामिया अच्छा काम कर रही है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJ. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Now, as far as security scenario in Kashmir is concerned, if you see, after the abrogation of Article 370, it has undergone a major change. And all the trend lines which are there are coming down today. To the extent, if I can say that today the peace and development is something, there is a great space. To meet the people's aspiration, there is a great space. So the civil administration is doing a great job in kind of occupying this space and making sure that the terrorism is put on a back seat. The civilians administration has been able to reach out to these people. The internet has been able to reach out to them. So if I can say that the border areas are truly integrated because of this ceasefire understanding. The second issue, the military is concerned, military is always ready to make sure that this ceasefire understanding is never broken because it's in interest of both nations. But if it is broken at any point of time, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला दौरे के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात की। उन्होंने बताया कि कश्मीर में सरगर्म मकामी मिलिटेंटों की तादाद कम होकर 2 डिजिट रह गई है और जो भी गैर मुल्की मिलिटेंट है उनका सुराग लगाया जा रहा है। दिलबाग सिंह के मुताबिक मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और बाकी बचे दहशतगर्दों को भी बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। डीजीपी ने आज जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकारों के लिए मुतादिद सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस दौरान दिलबाग सिंह ने शहीद पुलिस कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। याद रहे कि मुदस्सिर इस साल जिला बारामूला के करीरी इलाके में हुए एक इनकाउंटर में शहीद हो गए थे। मुदस्सिर का मुजस्समा मरकजी चौक बारामूला में नस्ब किया गया है और चौक का नाम बदल कर बिंदास चौक रखा गया है। इस सिलसिले में मुनक्कदा प्रोग्राम में शहीद मुदस्सिर अहमद के वालिद के अलावा डीसी बारामूला और महकमा पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहीद मुदस्सिर के वालिद मकसूद अहमद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है क्योंकि उसने कौम की खिदमत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। कश्मीर फाइट ब्लॉक के बारे में पूछे गए एक सवाल पर डीजीपी ने कहा कि कंट्रोल लाइन के उस पार बैठे कुछ अनासर कश्मीर में मौजूद अमन को हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए पुलिस मीडिया वालों और अवामी नुमाइंदों को धमकियां देते रहते हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनॉग्रेट किया गया और साथ ही साथ ये पूरी रेंज के ऑफिसर्स इस वक्त हाजिर हैं। बाकी जिलों की सुरक्षा की क्या इस वक्त सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास किस तरह के हालात हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला हमारे साथ हैं। इनके ताउन से जो जहां पर कुछ काम ऐसे हो रहे हैं, आज हमने हमारे शहीद साथी बिंदास के नाम पे बिंदास चौक का भी इनॉग्रेशन किया। आप जानते हैं वो शहीद साथी जिसने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो शहीद साथी जिसके परिवार वालों के लिए हमदर्दी पेश करने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद उड़ी के पहाड़ी के मकाम में उनके घर पर गए और परिवार के साथ ताजियत की। कश्मीर फाइट ब्लॉक बेसिकली जो सर्कस में मौत के कुएं का खेल होता है, उस खेल को चलाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है। वो मौत का खेल जो आईएसआई के इशारों पे कश्मीर के लोगों ने लगभग 30 साल से ज़्यादा वक्त देखा है, वो दरिंदे जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों की शांति, अमन, खुशी, खुशहाली नहीं देख सकते हैं, ये उनका ब्लॉग है। ये इनका ब्लॉग है जो जहाँ पर हंसते खेलते चेहरों को देख नहीं सकते, जिनको मौत का मातम पसंद है, ये उनका ब्लॉग है। इसीलिए वो जब भी कोई अच्छी बात यहाँ पर होती है, आज अगर 4 साल से पिछले से कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही
उनके पेट में दर्द है। आज अगर मीडिया वाले आप लोग पाकिस्तान की दी हुई आवाज़ को आगे बुलंद नहीं करते, जहां वो मातम और मौत की और बर्बादी की बात करते हैं, तो आप भी उनके दुश्मन हो गए हो। इसलिए अब मीडिया को भी मिलकर फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान की ISI और उससे चलाने वाले जो मौत का प्रकोप है, उस तरह के कश्मीर ब्लॉक की आवाज़ को आगे लेके जाना है या कश्मीर के अवाम की आवाज़ को आगे लेके जाना है। आज कश्मीर के अवाम को अमन शांति पसंद है, तरक्की के काम और तरक्की के कामों में हिस्सेदारी पसंद है, और कश्मीर ब्लॉक चलाने वाले लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं है। इसलिए इस तरह की नकलो हरकत, कभी एक सेक्शन, कभी पुलिस को धमकी, कभी मीडिया को धमकी, कभी लोगों को धमकी, कभी जो लोग लोगों की नुमाइंदगी करते चुन के आए हैं, लोगों के काम करना चाहते हैं, उनको धमकी, ये सारा सिलसिला जो है एक ख़ास नीयत से, रादर बदनीयत से जो है वो उसको आगे चलाया जा रहा है। तो मुझे इसके बारे में बहुत ही बड़ा एक फ़ख्र है। मैं इसमें गर्व समझता हूँ कि हमारे बच्चे ने अपने मुल्क के लिए और अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों और अपनी रियासत के लिए अपनी जान नशवर की। मैं इस चीज़ को फ़ख्र समझता हूँ कि आज इसी के बारे में उस हमारे बच्चे ने पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के कोने कोने तक अपना नाम कमाया। पाकिस्तान की जानिब से मुनशियात भेजने पर GOC उपेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान ने देखा कि जब बड़े हथियार भेजकर कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने ऐसे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों की जिंदगी बदल रही है, तरक्की हो रही है और पाकिस्तान इसको हजम नहीं कर पा रहा है। वेपन्स भेजने से फर्क नहीं पड़ा। जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या UN में इसको कश्मीर इश्यू को रेस करने का फर्क नहीं पड़ा, OIC में रेस करने का फर्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते हैं। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं। पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीजें पकड़ी गई थी। अवेयर दैट द 16th Corps Commander level meeting took place somewhere between June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September we could actually execute with lot of ground understanding between the two divisional commanders, and that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. And out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsang and Demchok. Most important, that at any point of time, I should be able to ensure that the aspirations of the citizens of Jammu and Kashmir Union Territory should be met. And whatever comes in their way, we should be able to do that. As of today, firstly, normalcy is more important. Development is more important. शांति और विकास, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी, जब तक हम इसमें कोई एक लेवल नहीं हासिल करेंगे, आगे आने वाली बातों के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है, और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। LG मनोज सिन्हा ने बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अवार्ड से नवाजा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर शहरियों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किए। आज जम्मू में एजाज हासिल करने वालों में खवातीन के कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी शामिल थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान ने UT इंतजामिया की तरफ से उनकी कोशिशों को तस्लीम करने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस एजाज पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इन खवातीन ने कहा कि इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है लेडीज़ का, तो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे गोबर के दिए और ये पापड़, बड़िए और ये ड्राई वेजिटेबल्स वगैरह, सत्तू वगैरह हैं। तो ये सारा मटेरियल हम आगे सेल भी कर रहे हैं। तो ये हमें यही रहेगा कि जैसे जैसे हमें आज अवार्ड मिला और हमें आगे आगे ये
मिलता रहे और हमारा ग्रुप आगे बढ़ता रहे। हमारे पहले तो 12 लेडीज़ थी ग्रुप में, अब हमने 30 ज्वाइन की है। हमें उधमपुर में होलसेल मंडी में एक दुकान भी मिली है, हम उधर अपना सामान सेल करते हैं और हमारा अच्छा काम चल रहा है। हम तो सोचते हैं कि महिला को जुड़ना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें भी अपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम यही बोलते हैं महिला को कि बाहर निकलो, खुद कमाओ, खुद काम करो, इसमें कोई शर्म नहीं है। पीएम मोदी का रोजगार मेला बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर फ्रंटियर महमा बडगाम में भी मुनक्किद हुआ। एमओएस फाइनेंस डॉक्टर भगवत किशन राव क्राद ने इस प्रोग्राम की सदारत की। इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ कश्मीर राजा बाबू सिंह ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और यादगार शहीदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। वज़ीर आज़म के ऑनलाइन खिताब के बाद डॉक्टर भगवत किशन राव ने वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामे हवाले किए। ऐसी तकारीब पूरे मुल्क में 45 मकामात पर मुनक्किद हुई। खित्ते कश्मीर के 700 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है और उन्हें बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में तैनात किया जा रहा है। यहाँ 110 उम्मीदवार डॉक्टर क्राद से तकर्रुरी नामे हासिल करने के लिए शख्सी तौर पर मौजूद थे। रोजगार मिल जाने पर इन लोगों ने मसरत जाहिर की। बहुत अच्छा हो रहा है। रही बात उसके बाद सरकार अच्छे स्कीमें निकाल रही है। अब वो हमारे नौजवानों पे डिपेंड है कि हम उन स्कीमों का लाभ उठा पाएँ या ना। अगर हम इन पे स्कीमों के तहत चलेंगे, अच्छी तरह पढ़े लिखेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में हम अपने फ्यूचर को काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। अगर आप अल्लाह पे यकीन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको कुछ भी मिलना मुश्किल नहीं होता। वी आर वेरी थैंकफुल टू दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ताकि आज हम अपने मकसद में कामयाब हुए। हमें जो फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर लोग, जो जितने भी हमारे, तो उन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है और एक नॉलेज मिलती है कि हमें अलग अलग अपने जो कंट्री के जो सेक्टर्स हैं उनको कैसे हम जान पाएंगे, कैसे उनमें अपनी हेल्प कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि उनको आगे ग्रोथ में हेल्प कर सकें। जैसा कि अभी सर ने बोला, अगले जो 25 साल हैं तो उसमें हमें ही वर्क करना है। जो देश में 71,000 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है। इस सरकारी नियुक्ति के माध्यम से युवाओं को जो जॉब मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नियुक्ति मिलने वाली है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बनकोट बानिहाल का शुमार जिला रामबन के इब्तदाई स्कूलों में किया जाता है और इसे चंद साल पहले ही हाई स्कूल बनाया गया है। कस्बा बानिहाल से 3 किलोमीटर दूर हाई स्कूल बनकोट में ज़ेर तालीम बच्चों और स्टाफ को स्कूल इमारत की शदीद किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना है। इस स्कूल में 10 जमातें हैं, 160 से ज़ायद बच्चों के लिए 4 छोटे कमरे हैं मौजूद हैं। जगह की शदीद किल्लत की वजह से बच्चों की खेलकूद सरगर्मियाँ मुतासिर हैं और हाई स्कूल के लिए इमारत की तामीर ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा किल्लत है हमें यहाँ बिल्डिंग की। और 4 क्लासरूम है, 150 कम से कम 150 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ और 10 क्लासेस हैं और छोटे छोटे बच्चे बाहर बैठते हैं। जब बारिश होती है तो वो अंदर आ जाते हैं, हमें अंदर भी एडजस्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग दे। क्लासों की बहुत दिक्कत होती है, बच्चे जो बाकी हैं वो बाहर बैठते हैं, सर्दियाँ होती है, बारिश पड़ती है, बहुत मुश्किलात होती है। खेलने की प्रॉब्लम है, असेंबली में बच्चे कम मतलब बैठ नहीं पाते हैं अच्छी तरह, क्लास में भी बैठने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर कोई बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, जो बाहर बैठते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बारिश में कभी कभी ठंड भी होती है ज़्यादा, उसमें तकलीफ़ होती है, वो अंदर आ जाते हैं, शोर करते हैं, तो हमें पढ़ने में तकलीफ़ हो जाती है। 4 क्लास रूम में हमने 10 क्लासें एडजस्ट करनी पड़ती है, जिससे हमारा निज़ाम जो है टोटल डिस्टर्ब होता है। आपकी वसात से हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द कि जो भी ठेकेदार है उसको यहाँ पे भेजे, ताकि जो हमारे डिपार्टमेंट ने पैसा दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है, उस बिल्डिंग को मुकम्मल करें। वादी चिनाब के इलाकों में निज़ामी तालीम मुश्किलात से दो चार है। ज़िला रामबन है हमारा, इसमें 50% से ज़्यादा कमी है लेक्चररों की, मास्टरों की,
टीचरों की, हेडमास्टरों की, ZEOs की, प्रिंसिपलों की, यानी 50% से ज़्यादा असामियाँ हमारी खाली हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक होने के बजाय उनकी जो हालत वो अबतरी की तरफ जा रही है। इसलिए सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनको मज़ीद मसाइब और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। कश्मीर की लड़कियां छोटी उम्र से ही पेपरमाशी का हुनर सीख रही हैं और ये एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। मरकज की स्पॉन्सर शुदा स्कीम के तहत सैकड़ों लड़कियां कश्मीर में पेपरमाशी का सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं। इस कोर्स की मियाद 6 महीने है। इन लड़कियों का कहना है कि इस तरह की ट्रेनिंग से न सिर्फ वो खुद रोजगार हासिल करेंगी बल्कि पेपरमाशी के ज़वाल पजीर फन को भी फरोग मिलेगा। पेश है हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। सदियों से वादी कश्मीर मुख्तलिफ फ़नून और दस्तकारियों का मरकज रहा है। इनमें से ज्यादातर दस्तकारियां ईरान से कश्मीर आई हैं। ऐसा ही एक फन पेपरमैशी सदियों से घरेलू और यूरोपीय मार्केट पर राज कर रहा है। रंगों के एक बेहतरीन इम्तिजाज और दिलकश ड्राइंग ने कश्मीरी पेपरमैशी की मसनूआत को पूरी दुनिया में बेहद मशहूर कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये फन मादूम होने के कगार पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नौजवान नस्ल अब इस हुनर को नहीं अपनाती है, न ही सीखती है। इसी को देखते हुए गुज़िश्ता साल NCPUL ने मरकज की सरपरस्ती में एक खास स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत नौजवान लड़कियों को पेपरमैशी में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा है। ये मतलब इस वक्त ज़रूरी है बच्चों को सिखाया कि इसमें पहले कम मतलब कईयों ने छोड़ा ये काम, इसलिए कि यहाँ मतलब वो हालात ठीक नहीं थे। यहाँ मतलब बाहर आते थे, अंग्रेज़ आते थे, वो नहीं आते थे, इसलिए वो छोड़ा है। लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है, सीखना है कि आइंदा ये उसको काम आएगा। इसलिए ये मतलब बहुत ज़रूरी है सीखना। इससे रोज़गार कमाते, कल अगर नौकरी नहीं मिलेगी फिर घर में ये बैठकर अच्छा खासा कमाते हैं। इस स्कीम के तहत न सिर्फ इन लड़कियों को पेपरमैशी की मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि NCPUL की जानिब से इन्हें कुछ माली मदद भी फराहम की जाती है। अब तक 5 बैचेस में 600 ट्रेनर्स मुकम्मल तरबियत हासिल कर चुकी हैं। कोर्स का मकसद रोजगार के बेहतर मौके पैदा करना, फन और दस्तकारी के जरिए उर्दू जबान को फरोग देना भी है। पहले ये कोर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के ताउन से किया जाता था। NCPUL ने क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मुआहदा किया। इस हुनर को सीखने वाली लड़कियों का कहना यही है कि ये कोर्स उन्हें घरों में रहते हुए माशी तौर पर बाइख्तियार बनाएगा। हमने ये इसलिए यहाँ पे इसमें ज्वाइन किया क्योंकि इससे हमें हुनर मिलेगा ताकि हम खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इससे हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगी और ये क्राफ्ट हम NCPUL के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा आर्ट है। इसको अगर सीखेंगे लड़की के लिए तो अच्छा ही है। घर बैठे अपना ये मतलब कमा सकते हैं, अपने पैसे कमा सकते हैं। अपना कल्चर है कश्मीरी कल्चर, ये होना चाहिए, इसकी डेवलप होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां उनको इन्फॉर्म करना है, मतलब आप आ जाओ, ऐसे करो। बहुत सारे जो है जो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं। हम स्किल्ड बन सकते हैं। देखिए कि हमने बहुत पढ़ा है लेकिन हमें एक रोज़गार नहीं है। ये सीख रहे हैं हम, इससे घर बैठ के अच्छे से ये अपना ये आर्ट सबको सिखा सकते हैं। हम अपना रोज़गार आगे बढ़ा सकते हैं इससे। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब तक ये कोर्स कश्मीर के इलाके में NCPUL के कुछ मराकज़ में मुतारफ़ कराया गया है। वक्त की अहम ज़रूरत यही है कि इस कोर्स को जल्द से जल्द दूर दराज इलाकों में भी शुरू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। SPS लाइब्रेरी श्रीनगर ने नायाब मखतूतात की नुमाइश का एहतमाम कराया है। फ़न अदब, तारीख और साइंस से मुताल्लिक़ काफ़ी गैर मामूली मखतूतात यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तलबा और तालिबात समेत बहुत से लोग इन मखतूतात के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी आ रहे हैं। 40 ऐसे अहम मखतूतात नुमाइश के लिए रखे गए हैं जिनमें से कुछ 800 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इंसानी आज़ा और एनाटॉमी पर भी किताबें यहाँ देखने को मिली।
ہاتھوں سے لکھے گئے کچھ فن پاروں پر سونا چڑھایا ہوا ہے۔ قدرتی رنگوں سے گراف اور تصویروں کو بھی کچھ مخطوطات میں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ ایسے فن پارے کشمیری معاشرے کی ذہانت اور اونچائی کی عکاس ہیں۔ مخطوطات جو ہمارے پاس ہے، جو مختلف زبانوں میں ہے، سنسکرت میں ہے، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، کشمیری میں ہے، بلتی میں ہے، ڈوگری میں ہے، تو ہم ان کی نمائش ہر سال کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، جانیں، خصوصاً جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ دیکھیں، وہ جانیں ہمارا اثاثہ کیا تھا، ہم کتنے ایڈوانس تھے اس زمانے میں بھی، جب 700-800 سال پہلے ہماری ثقافت کیا تھی، کیا تھے ہم، ہمارا کلچر کیا تھا۔ میں تو پلوامہ سے اس چیز کے لیے آئی ہوں، ورنہ میں اس لائبریری کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں۔ مطلب ریئر مینیوسکرپٹس یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا ایتھکس پہ، پتہ نہیں 13 سینچری میں نے ایک مینیوسکرپٹ دیکھا، میڈیسن پہ دیکھا، انجینئرنگ پہ دیکھا، تو کافی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی جہاں پہ ٹیکنالوجی کا تو دور وہ تھا ہی نہیں، کہ ان کے پاس وہ کتنی کریٹیو تھے، کتنے انٹیلیجنٹ تھے وہ لوگ، اور کیسے اور یہ ساری چیزیں پرزرو ہوئی اور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کے جنوبی کیمپس میں شعبہ اردو کے اشتراک سے کشمیر میں اردو افسانہ کے عنوان سے ایک روزہ سیمینار کا اہتمام ہوا۔ تقریب کے دوران معروف ادیب رتن سنگھ کنول کی تحریر کردہ کتاب کشمیر میں اجڑتے لمحوں کی کھیتیاں کا رسمی اجرا کیا گیا۔ اس موقع پر ساؤتھ کیمپس کے ڈائریکٹر پروفیسر مختار کھانڈے کے علاوہ ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر نصرت امین اور ڈاکٹر مظفر منظور کے علاوہ طالب علموں نے بھی شرکت کی۔ رتن سنگھ کنول نے جموں کشمیر میں اردو افسانہ نگاری پر روشنی ڈالی اور موجودہ دور میں اردو زبان کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ جو کچھ میں نے پچھلے کئی سالوں سے محسوس کیا، دیکھا، اس کو میں نے افسانے کی شکل دی ہے، اور میرا 18 افسانوں کا مجموعہ ہے یہ، اجڑتی لمحوں کی کھیتیاں، اور میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ میں اپنے آس پڑوس، اپنی ثقافت وغیرہ جو ہے ہماری، اس کو سنبھالنے کی کوشش، اور جو حالات ہیں یہاں کشمیر میں پیدا ہوئے اور ان کے پیچھے حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی جلا دکھاؤں اس میں تاکہ جو قاری ہیں وہ اس سے استفادہ کریں۔ مہمان خصوصی جناب رتن سنگھ کنول صاحب کو مدعو کیا تھا ہم نے، وہ مقرر بھی تھے۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اردو افسانوں کے بارے میں اپنے خیالات، اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، اور یہاں پر جتنے سارے بچے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے چکے ہیں یا لے رہے ہیں یا پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ آج اس محفل میں آئے تھے اور انہوں نے اچھے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اردو ڈپارٹمنٹ 2014 سے اس کیمپس میں جب اسٹیبلش ہوا ہے تب سے اچھا چل رہا ہے انشاءاللہ، اور بچے بھی بہت ہی اچھے خوش خرم ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہماری فیکلٹی جو ہے دے آر ڈوئنگ ایکسٹراڈنری گڈ فار دس ویلفیئر آف دا اسٹوڈنٹس۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اردو جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ قومی ہماری ایک لینگویج ہے، اس میں بہت شدت کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ وی کین میک اٹ مور پروگریسو ایٹ سیکنڈری اسکول اینڈ اسکول لیول۔ گزرتے وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں تاریخ کے سینے میں دفن ہو جاتی ہیں، مگر کوشش اور جدوجہد کی بنیاد پر زوال پذیر فن کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ سری نگر کے محمد اسلم بھٹ ایسا ہی ایک قابل ستائش کام کر رہے ہیں۔ دراصل محمد اسلم بھٹ تانبے سے مختلف ڈیزائنوں کی اشیاء بناتے ہیں، اور محمد اسلم بھٹ کی اختراعات نے تانبے کے فن کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ محمد اسلم کا خیال ہے کہ ان کا بچپن سے ہی اختراعی چیزیں بنانے کا شوق بالآخر رنگ لے آیا۔ اسلم کا کہنا ہے کہ پہلے حکومتی تعاون نہیں تھا، لیکن اب حکومت نے اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے بیداری پروگرام شروع کر دیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند قدم ہے۔ ہمارے نمائندے سروج کفیل نے محمد اسلم بھٹ سے اس سلسلے میں خاص بات چیت کی۔ سب سے پہلے یہ جو کاپر، یہ مجھے میرے جو پیرنٹ تھے اسی سے ریلیٹڈ تھے، تو میں بھی اسی میں گیا۔ تو جب میں نے کام کیا تو میں چاہتا تھا شروع سے ہی کچھ ایسا، تو میں شوقیہ طور اس کام میں جڑا، کچھ نئے شروع سے بچپن میرا گزرا اس میں سے، کیونکہ گھر میں ایسا ہی ماحول تھا، تو میں ایسے تھوڑی بڑی کچھ الگ الگ سی چیزیں ذہن میں آ رہی تھی وہ کچھ کرنا۔
तो मैंने वही शुरू किया, मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो मुझे कहते थे ये जो तुम करे ये शरारत होती है, लेकिन वो मुझे एक्सपायर में इससे हुआ, आज तक मैंने वो बात याद रही कि उसने कहा इस शरारत को छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे सीखोगे। तो वही चल रहा है, वही शरारत मुझे आज भी चल रही है। अब मैं कुछ यूँ समझ लीजिए मैं खेल रहा हूँ इन सब चीज़ों से। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी चीज़ को देखा जो कॉपर भी ना बना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बोन चेना का कोई आदमी या किसी का या कोई गिलास का वगैरह वैसा हो, तो उसने बोला क्या ये कॉपर में बना सकते हो? मैंने कहा मैं बना सकता हूँ, कोशिशें कर सकता हूँ। तो लोगों को वो चीज़ पसंद आई। तो अभी भी वो चल रहा है, लोग कुछ मुझे दिखा या कोई किसी ने मुझे ड्राइंग दिखाई, तो वो सब चीज़ें फिर मेरा शौक़ बढ़ गया। और मैंने सोचा फिर तकरीबन 2000 में मैं क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिला, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से एक बंदा है, उसने मुझे देखा थोड़ा सा मुझे शौक़ है, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट के पास एक बार आ जाओ। मैं वहाँ गया, वहाँ उन्होंने मुझे कुछ डिज़ाइनर हायर किए, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे अंदर वो थोड़ा सा टैलेंट है, तो उन्होंने अपने कुछ डिज़ाइन दिया और मैंने वो बना दिया, और वो बाहर अच्छे चले, लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया, उससे मुझे और सपोर्ट मिला। हमने जो किया यहाँ तक हम लाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे भी चल के जाए। और ये क्राफ्ट एक बहुत पुराना, और इसमें फ्यूचर भी बड़ा अच्छा है, अगर इसमें करना चाहे तो बड़ा अच्छा फ्यूचर है। बच्चे अगर चाहे इसमें, मैंने देखा है इसके मार्केटिंग भी बहुत है, हम कुछ कर नहीं पाते। हम वो नए दौर के नए बच्चे हैं, बहुत कुछ कर पाते, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ, ऑनलाइन आजकल सब कुछ बन रहा है, बट प्रोडक्शन नहीं निकल रही है। क्योंकि हैंडमेड में ये तो एक पेशेंस होनी चाहिए, हैंडमेड में अगर कोई चीज़ बनाने को उसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए अब वो कोशिशें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं वेलकम करता हूँ उस सब चीज़ों का कि वो आ रहे हैं और वो देख रहे हैं। अब वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ। देखिए कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो कॉपर है, इसमें शीट्स अलग होते हैं, सर्कल्स का साइज़ अलग होता है, तो आप समझ लीजिए हमें कितना बड़ा अमाउंट उसमें से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें कुछ ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, और अगर वो ये चाहे कि वो खुद ऐसा कॉपर हमें वहाँ से मिलता है। मैंने कई बार उनको इनके नोटिस में लाया भी ये सब, उन्होंने श्योरिटी दी, हम इस पर कोशिशें करेंगे। तो आई होप कि इन फ्यूचर वो हो जाएगा। ये क्राफ्ट को बचाना, और क्राफ्ट तभी बचेगा जब आप एक आर्टिजन को बचाओगे, एक आर्टिस्ट होगा तभी क्राफ्ट बच सकता है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर राब्ता और तालमेल की गर्ज से आज रेडवनी कुलगाम में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलाके में पहली बार अवामी शिकायत का इजाला मुमकिन बनाने के लिए पुलिस पब्लिक मीटिंग का इनकाद अमल में लाया गया। SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मीटिंग में पंचायती राज नुमाइंदों और मकामी लोगों ने शिरकत की। लोगों ने अपने मसाइल से पुलिस को वाकिफ करवाया। SP हाईवे माजिद मलिक, SDPO सज्जाद हुसैन समेत दीगर मौजूद रहे। ये जो मीटिंग है इसमें मेन मुद्दा था कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद लड़के हैं, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उनके लिए हम कैसे क्या करें कि उनका जो रिपोर्ट जो बन जाए, उनका रिपोर्ट जो बन जाए पुलिस थाने से, वो अच्छे तरीके से हो जाए ताकि उनकी ज़मानत हो जाए। और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जेलों में बंद है, हम चाहते हैं कि वो घर वापस आए और हमारे साथ वो बैठ के अच्छा इस समाज के लिए करें। आज नागावाड़ी तराल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें गांव के कई लोग शामिल हुए। CRPF की 180वीं बटालियन की जानिब से ये नज़्म कराया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने दर्जनों बीमारों का इलाज किया और उन्हें मुफ्त में अद्वियात भी फराहम की। मकामी लोगों ने CRPF की जानिब से उठाए गए इक़दामात की सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि इस किस्म के कैंप मुस्तक़बिल में भी मुनक्किद किए जाएँ। हम गरीब लोगों की यहाँ दुआ सुनी, दर्द फरियाद सुनी, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। सर यहाँ से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर हमें जाना पड़ता सर। त्राल भी गए सर, वहाँ से आगे पीछे धक्के खाने पड़ते हैं। कोई सहूलत नहीं है सर, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से भी नहीं है। ये बहुत बड़ा पन फौजों की यहाँ के आ करके हम लोग की गरीबी रोदात सुनी। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग मेडिकल कैंप्स यहाँ कर रहे हैं, बाकी सिविक एक्शन के तहत जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, अब हम यहाँ के लोगों से पूछ करके कर रहे हैं। ये जो जगह है इसमें आपने देखा होगा काफ़ी इंटीरियर है। आते समय आप देखे होंगे पतली रास्ते से होते हुए पहाड़ी के ऊपर हम लोग आए हैं। और ये जगह जो है आप लोगों ने बताया कि ये जगह नेगलेक्टेड रहा है, यहाँ आना थोड़ा मुश्किल काम था। पिछले साल हम लोग आए थे, हमने देखा था यहाँ सड़कें भी नहीं थी, लेकिन सरकार ने अभी सड़क भी बनाया है। तो ये पहला कैंप हमने यहाँ लगाया है और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्रकार की कैंप यहाँ और लगाने की ज़रूरत है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने आला तालीम के शोबे में बांडीपुरा को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इलाके में वुमेंस कॉलेज कायम करने के अलावा मौजूदा डिग्री कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाने का मुतालबा किया। प्रोफेसर आशना का कहना था कि कई अजला में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अलावा यूनिवर्सिटी के कैंपस कायम किए जा रहे हैं, जबकि बांडीपुरा को 60 साल बाद आधा अधूरा कॉलेज दिया गया है। इसके मुकाबले में 60 साल के बाद कॉलेज मिला है और वो कॉलेज भी उस वक्त सिर्फ आर्ट्स कॉलेज था। मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट पे उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने SCM उसके लिए साइंस स्ट्रीम्स का ऐलान किया था। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कौम हो, तालीम के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकती, तरक्की नहीं कर सकती। हमारे यहाँ 60 साल के बाद जो कॉलेज दिया गया वो अभी भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ कि उसका वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाया जाए। और साथ साथ ये एक अजीब सी अजियतनाक बात है मेरे लिए, मैं लड़ता रहा हूँ इस बात के लिए, वो ये है कि हमारे पास इस वक्त भी वीमेंस कॉलेज नहीं है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में पीने का साफ पानी मैसर न होना इलाके की पसमानदगी की अलामत है। पानी के बगैर जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। जदालपुरा बानियारी सोनवारी के गांव के आवाम ने शिकायत की कि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अब तक नल का पानी नहीं देखा है। उनका कहना है कि नदी से हासिल किया गया पानी आलूदा होता है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से बीमारियां फूट पड़ने के खतरे लाक हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे के सवाल पर हुकाम ने इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि साफ पानी मुहैया करने के लिए प्लांट पर काम जारी है। अगले साल तक पीने के पानी का मसला हल कर लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। काल आग जमात बेमार, सुबह ब्याक जमात बुढ़ेस बह बुढ़ेस मे वुचमुत वन नलक वोन कहें तमिस रब सज द्रे बे क्या गोबर मान आबस मुतल दिन आब दिन सड़क दिन वात नलक वलक मदद कर गुजारिश नलक वात बाथरूम हर कह आबस मुतालिक मे गुजारिश गुपन ये आब चवान कहें, ये खालान और बानन मज गर चवान कर। अगर 22 वरियन मज नलक आमद दिन नलकन क्या वनस गसान आबन हूँ कस ये सह कस ये तिम खबर तला त्रा ओर नाल अपार तती मरता क्या। गुजर बकरवाल तबके का ट्राइबल मार्च कारवां आज जिला रामबन पहुंचा, जहां उन्होंने ऐलान किया कि मार्च रोक कर आने वाले 3 दिनों तक वो हुकूमत और इंतजामिया से बातचीत के लिए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कुपवाड़ा से कठुआ तक पैदल मार्च किया गया है। ट्राइबल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजर बकरवाल तबके के नुमाइंदे जोर लगा रहे हैं। इस मार्च की रहबरी करने वाले नौजवान अपने हुकूक को लेकर काफ़ी हसास हैं। रामबन पहुंचने पर इन लीडरान ने हुकूमत व इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बातचीत के ज़रिए इस मसले के हल के लिए पहल की है। मुस्बत नताज बरामद न होने पर एहतजाज को जारी रखने की बात उन्होंने की। जो लड़ाई है किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी हक व इंसाफ की लड़ाई है। हमने डे फर्स्ट से जो कुपवाड़ा से फुट मार्च स्टार्ट किया था पीसफुली, बड़े आईने हिंद को मानने वाले लोग हैं हम, पीसफुली जो है कुपवाड़ा से पीर पंचाल की पहाड़ियों से होते हुए रजौरी पुंछ में पहुंचे। और फिर दूसरी टीम जो हमारी है वो कल बनिहाल में पहुंची और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन में पहुंची है। कल जो हमारी टीम कालाकोट में पहुंची थी, रजौरी का जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इलाका है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोक दिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमसे बात करना चाहती है इस मुद्दे पे कि ये मसला और मिसाइल इतना क्यों बढ़ गया। और सबसे खुशी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद बुलाया। हमने फ़िलहाल अपना जो फुट मार्च है इसको 3 दिन के लिए होल्ड पे रखा हुआ है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्टों में हमने जो होल्ड पे रखा हुआ है और 3 दिन के बाद देखते हैं सरकार इस पे क्या फ़ैसला सुनाती है, हमारे हक में है या हमारे हक में नहीं है। अगर हमारे हक में ये फैसला नहीं है तो हम फिर इस जो फुट मार्च को है स्टार्ट करेंगे। जो हमारी कैटेगरी तकरीबन 30 साल से ज़ायद हो गया, जो शेड्यूल ट्राइब में हमें रखा है उसको ना, उस पर कोई गड़बड़ी ना की जाए। जिला कुलगाम के ब्लॉक पहलू में खेल कूद को मजीद फरोग देने के लिए नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की जा रही हैं। डीडीसी मेंबर मोहम्मद इब्राहिम ने आज गासरन इलाके के क्रिकेट टीमों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर कुलगाम और SHO देवसर मौजूद रहे। नौजवानों ने डीडीसी मेंबर से इजहार तशक्कुर किया।
कदम है, एक अच्छा कदम है। डीडीसी ग्रांट से इसने पैसा दिया है, तभी ये यहाँ हमने किट लाए हैं। अगर डीडीसी ग्रांट इसने नहीं दिया होता तो कहाँ से किट लाते। हम इसके शुक्रगुजार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है ब्लॉक पहलू ब्लॉक बहुत अच्छा काम कर रहा है। डीडीसी के बगैर जो भी काम होता है, आरएनबी वालों को पैसा दिया, हेल्थ वालों को पैसा इसने दिया, इसने बहुत सारे डिपार्टमेंटों को पैसा दिया है ताकि काम किया। खेलकूद के हवाले से उसने बहुत अच्छा काम किया। आज किट्स दिए हैं। इंशाल्लाह जिन लोगों को अभी किट्स नहीं मिले उनको आगे दे देगा। जो आने वाला बजट होगा हमारा वो भी दे देगा इंशाल्लाह रहमान। हम इसका खुशाइन करते हैं। शुक्रिया। अजुक वक्त नौजवान हंद खातर क्या यह सोन मुस्तकबल, यम नौजवान यह सोन मुस्तकबल। तो थोड़ा नशस मज लूक मतलब कुन कुन जाए तीता गई प्रॉब्लम। प्ले फील्ड तहन जायन प्रॉब्लम। और यम जन यम टीम यम गासे मतलब गासिर अना मालवन शाहू सचन जना गुदर यह सा यह खलूरा पहलू यम टीम यम कर मे वोन गोडनस यह एरिया कर बह आज क्लियर पत कर बह दोमी विल एरिया कुस ब्याक साइड लामड़ वगैरह। तो आज कर बह यह एरिया तो ताकि यम बच्चे गल गलत। गुरेज और तुलेल में हाल ही में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। इसी असना में जब हायर सेकेंडरी स्कूल किलचे को आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तकरीब मुनक्किद करने की बारी आई तो स्कूल इंतजामिया ने मौका गनीमत जानते हुए बच्चों के लिए स्नो आर्ट मुकाबला मुनक्किद कराया। इस मुकाबले के दौरान जहां बच्चे एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आए, वहीं बच्चों ने ठंड की परवाह किए बगैर बर्फ से कई खूबसूरत और दिलकश मुजस्समे तैयार किए। हायर सेकेंडरी स्कूल किलचे के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक स्नो आर्ट कंपटीशन मुनक्किद किया गया, जिसमें हमारे बच्चों ने इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और बच्चों के अंदर हमने थीम्स तकसीम किए थे और उन्होंने थीम के तहत चाहे पेट एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे या परिंदों के नमूने बताए गए थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन नमूनों को तैयार किया। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जिन्होंने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की, उन बच्चों पे हमने इनामात तकसीम किया ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, ताकि आने वाले वक्त में भी बच्चे इस किस्म की। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में महकमे के फिजिकल टीचर्स के लिए एक हफ्ते का खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में हॉकी खेल और मार्च पास्ट की भी इस बार टीचर्स को तरबियत दी जा रही है। महकमे के अफसरान का कहना है कि इस खुसूसी ट्रेनिंग कोर्स का मकसद खेलकूद को मजीद फरोग देना है। टीचर्स हैं, नो डाउट कि ये खुद खेले हुए हैं और आप डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, यही बच्चों को भी सिखाते हैं। और डिपार्टमेंट का जहाँ तक है 2 ही ग्राउंड ऐसे बने, एक तो पुंछ में बना है, दूसरा बना है। और आपको तो पता ही है कि कश्मीर की तरफ से ज़्यादा रुजू करते हैं स्पोर्ट्स की वजह से। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट, और जब ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो तो आप इनकार भी नहीं कर सकते हो। नेचुरली आना है लोगों को। महकमा बिजली में बहैसियत डेली वेजर काम करने वाला एक मुलाजिम फरसल कुलगाम में दौरान ड्यूटी बिजली की तरसीली लाइन छूने से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद रमज़ान सूफ़ी वल्द गुलाम रसूल साकिना चनिगाम कुलगाम के बतौर हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महलूक की लाश उसके आबाई इलाके में पहुंचाई गई। ड्यूटी पे बस गुलाम अहमद बट कर गुजारिश महकमे PDD LG साहबस कि ये घर की सोन गो छत मोहम्मद रमज़ान सूफ़ी इस जन आज ये दुनिया गो यह ऑन ड्यूटी अमे सात मे गुलाम अहमद बट नाव मगर फादर यह बिचौर हेकन कि अमिस गोमुत बिचारिस रोजगार खतर, मगर यम बाकी सहारा अमिस कहें तम शुर बेकार। अगर महकमे PDD या LG साहब यहद इमदाद खतर या यहद मुलाजमत खतर बहुत अत जोड़न यमन बहुत ये गुजारिश कर कि यहद इमदाद खतर करो तुम फौरी इकदाम, यहद इमदाद खतर तुलो तुम जरूरी कदम। अत मे सारी गाँव वाल इन सत और गुजारिश कर हुकूमतस या PDD कि यहद खतर गि। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पामपुर मोहम्मद याकूब मलिक ने अपने काउंसलरों के हमरा पामपुर में मौजूद तारीखी शिव मंदिर का दौरा किया। यह मंदिर साल 2014 में सैलाब की नजर हो गया था।
ताहम अभी मंदिर की तजदीद मरम्मत नहीं की गई। मंदिर की जो ज़मीन है उस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, जिस पर उन्होंने इसको डिमार्केशन करने का इंतज़ामिया से मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही मंदिर पर नए सिरे से तामीराती काम शुरू किया जाएगा। मुझे इसको डिमार्केशन करके दीजिए। डिमार्केशन में अगर ये ज़मीन मंदिर की है तो ये ज़मीन मंदिर को बिल्कुल मिलेगी। अगर ज़मीन मंदिर की नहीं होगी तो उस हिसाब से हम ये आपस में बैठ के देख लेंगे कि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड देखना है। बाकी रहा इस तमीर मंदिर का सवाल रहा है कि इंशाल्लाह मेरे साथ इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे लाला साहब हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के ये एग्जन साहब हैं, तो ये भी साथ में इंशाल्लाह इसका हम पूरा ये DPR वगैरह बनाएंगे, मंदिर को नए सिरे से हम तामीर करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे इसको तामीर करने की। और भी दूसरा मंदिर है उसको भी हम देखेंगे। म्यूनसिपल कमेटी पामपुर के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलिक ने काउंसलर्स और अमले से मौसम सरमा की आमद पर एक मीटिंग की। मीटिंग में आने वाले सर्दियों और बर्फबारी से निपटने के लिए अमले को तैयार रहने की हिदायत दी गई ताकि आने वाले मौसम में लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी जो करवट बदल रहा है, आज मौसम बहुत ख़राब होने वाला है आगे, तो मैंने सोचा कि आज हम देखेंगे कि पामपुर टाउन के लिए जो अर्जेंट होना चाहिए आगे क्या हम कर सकते हैं लोगों के लिए। चाहे बर्फ़बारी होती है होने वाली आगे, और उसके अलावा भी जो डेवलपमेंट जो काम है यहाँ पे बिजली पोल भी नए हमने लगाए हैं। PHE का जो मसला था मेरा तकरीबन वो भी मैंने ठीक कर दिया है, कहीं और करना हो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और PDD का मसला जो हमारे पास है इस वक्त, वो पावर का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के मुताबिक बिजली पामपुर को नहीं मिलती। कुंजर के हरदबुरा में मकामी लोगों ने तामीराती काम न होने के सिलसिले में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के खिलाफ शिकायत की है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हरदबुरा में कोई तामीरी काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि ये यहाँ एक छोटी सी नदी भी बह रही है जिसकी सफाई और उसके दोनों तरफ बांध तामीर करने के सिलसिले में आज तक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के साथ गुहार लगाई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके चलते यहाँ के फंड्स ज़ाया होते हैं। उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हरदबुरा से अपील की कि उनके फंड्स को इस्तेमाल में लाया जाए। ये ब्लॉक माशाल्लाह आज से 6 साल पहले यहाँ पे आया था डेवलपमेंट ब्लॉक, लेकिन मुझे ये कहने में शर्म होती है कि ये जो साल है, करंट जो साल हमारा है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि 50,000 का भी यहाँ पे एक्सपेंचर हुआ होगा। ये बेहतर था आप उनसे सवाल करें कि कुछ एक्सपेंचर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे अंदाजे से कुछ भी नहीं हुआ, 50,000 भी नहीं होगा। ये हल्का हरदबुरा भी है, ये ब्लॉक हेडक्वार्टर है यहाँ पे, लेकिन ब्लॉक की परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे इस हल्के में तो ये 0 के बराबर है। और इसके जो नतीजे आप देखिए, ये नहर चल रही है, ये नाले फैरसपुरा से आ रही है, ये नहर फिर बदन जाती है, तो इसका पानी हम कुछ साल पहले पिया करते थे। यही सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का यही सोर्स हमें था, वो थोड़ा क्लीन करना था, सफाई करनी थी, उन्हें ये भी नहीं किया है। हमारे गांव में ये ब्लॉक आया था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हम सब लोग यहाँ पे मायूस हैं। हरदबुरा बी का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप इसका रिव्यू करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। तीत फंड खाली कर कम पोस कर ब्लॉक करोड़ बद रुपये, तुम सिंहपुरा ब्लॉक, तुम ये टंगमर्ग ब्लॉक कत पोस खर्च तीचा काम हेकन कर फुरन पोस मगर तोत ग पोस लेप अगर काम ग बेसिकली लूकन डिमांड तम। शहद की मक्खियों के पालने का पेशा जहां मुल्क भर में देही अवाम को रोजगार फराहम करने के लिए है बेपनाह इम्कानात पेश करता है, वहीं वादी कश्मीर में भी ये सनत धीरे धीरे फरोग पा रही है और इस सनत में अक्सर पढ़े लिखे नौजवान अपने रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। हम आज आपको ऐसे ही एक नौजवान से मिलाते हैं जो इस सनत से न सिर्फ खुद मुतमईन हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी एक संगीन मसला है। ऐसे में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरियों की तलाश और जुस्तजू के बजाय अपना रोजगार खुद कमाने की कोशिश में हैं। आजकल ये नौजवान शहद की मक्खियों को पालने की सनत में न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी अपने पैरों पर खड़ा होने की शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। सोनावारी से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद एक बी कीपर हैं जो सालों से बी फार्मिंग सनत से जुड़े हुए हैं और बेहतरीन तरीके से इस पे अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं।
मैंने 2009 में स्टार्ट किया बी कीपिंग। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग थोड़ा बहुत की, सीखा, इसमें 1 साल मुझे लग गया सीखने में, और उसके साथ में पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने यही काम स्टार्ट किया। मुझे लगा है कि इनकी जो बीज है, इंसान कमाता है लेकिन उसको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन जो बीज है ये कमाती है और हम खाते हैं। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम इन्वेस्ट वाला बिजनेस है, लेकिन अगर इंसान ईमानदारी से करे इसमें बहुत अच्छा फील्ड है आगे। एजाज ने ग्रेजुएशन करने के बाद महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से बी कीपिंग की तरबियत में हिस्सा लिया, ताहम ये मशगला उनकी जिंदगी में एक बेहतरीन रोजगार का वसीला भी साबित हो गया। उन्होंने महकमा एग्रीकल्चर से इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन तरबियत हासिल करने के अलावा दीगर स्कीमों से भी इस्तिफादा हासिल किया, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसमें वुसअत लाई, और आज वो मुख्तलिफ अजला में शहद सप्लाई करने के अलावा मुतादिद अफराद को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर और SDO सुंबल फारूक साहब और चीफ एग्रीकल्चर बानीपुरा, मुझे उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वक्तन वक्तन मुझे गाइड किया है। मुझे ट्रांसपोर्ट खर्चा इसमें ज़्यादा आता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने माइग्रेशन इसमें दे दी। माइग्रेशन एक, अगर हमें मान लो 50,000 का किराया लगता है तो 25,000 गवर्नमेंट इसमें बियर करती है, ये फ़ायदा मिला। और ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट ने कराई, उसमें बहुत फ़ायदा हमें मिला। और एग्जीबिशन, जहाँ पे भी एग्जीबिशन लगती है उसमें हम वो बुलाते हैं, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट में। एजाज अहमद का मानना है कि बी फार्मिंग एक ऐसी घरेलू सनत है जिसमें कम खर्चे से शुरू करके मुनाफा बख्श कारोबार तक रोजगार के मौके मौजूद हैं। वो इस वक्त कई बी फार्मिंग यूनिट चला रहे हैं, जिससे वो काफी हद तक मुतमईन नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने एक तरबियती वर्कशॉप में बी फार्मिंग के हवाले से जाना और उसकी ट्रेनिंग हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अज खुद एक बी फार्मिंग यूनिट कायम किया, उसी तरह दीगर पढ़े लिखे नौजवान भी मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा कर सकते हैं। पढ़े लिखे यूथ आजकल देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें निकाली हैं, इनका हमें फ़ायदा उठाना है। बहुत अच्छी स्कीमें आई है, जो अभी कल परसों एक रिव्यू मीटिंग भी थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि आप सामने आ जाओ। गवर्नमेंट ज़्यादातर यूथों को आज कर अवेयरनेस कैंप जो करते हैं उसमें उनको बताते कि आपके लिए स्कीम आई है, बिल्कुल कम इन्वेस्ट वाला बिज़नेस आप चुनिए, वो आप शुरू करें। अगर इंसान नौकरी के पीछे जाएगा, एक बंदा लग सकता है, नौकरी कमा सकता है, लेकिन अगर वो अपना बिज़नेस खोले, अपना बिज़नेस यूनिट, उसमें 10-20 लोगों का उसमें ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे उसमें। जहां बेरोजगारी मुल्क भर में एक संगीन मसला है, वहीं एजाज जैसे दर्जनों नौजवान इन हालात के बावजूद अपने लिए रोजगार के मौके तलाश करके दीगर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए साजिद रसूल की खास रिपोर्ट।